पर्दे इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर। आज उपस्थित हुआ हूं लेकर के एक ऐसा कार्यक्रम जिसने केवल प्रदेश को नहीं हिलाया है, पूरे देश को तो हिलाया ही है, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। इस तरह की आतंकवादी घटना जो कानपुर में हुई है, ऐसी आतंकवादी घटना तो सिर्फ सदियों में देखने को मिलती है और उस वहां देखने को मिलती है जहां से इजराइल से प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए लोग जिन घटनाओं में इन्वॉल्व हो, उसी तरह मिलती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक थाना है चौबेपुर और उसका गांव है बिकरू। वहां कल कुछ पुलिस कर्मियों को सूचना ये मिली कि आतंकवादियों का एक गुट यहाँ छिपा है और जिसको धर दबोचने के चक्कर में 50 पुलिस वालों का एक जत्था बना करके सारे के सारे पुलिस वाले गए। लेकिन जैसे वहां पहुंचते हैं तो पता चला कि उनको, उन आतंकवादियों को पहले से ही भनक लग चुकी थी कि पुलिस यहाँ अटैक करने वाली है, पुलिस हम लोगों के ऊपर अटैक करेगी और उस अटैक में हम लोगों को मारा भी जा सकता है। इस बात की भनक लगते ही पुलिस पे उन्होंने घात लगा करके हमला किया और उसी तरह से घात लगा करके हमला किया जिस तरह से घात लगा करके हमला इजराइल के प्रशिक्षित आतंकवादी करते हैं। और इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए और 7 पुलिस के जवान आज भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में बंद हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जूझ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि इस तरह की घटनाओं, और ये भी सुनने में जो बात आई है वो ये आई है कि वहां जो पुलिस टीम पे हमला किया गया था, उन आतंकवादियों के पास वो हथियार थे जो हथियार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल सकते। जब तक सरकार न चाहे, जो कोई इस्लामिया वगैरह के जो AK-47 है वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल सकते हैं। अब कुछ खबरों की अगर माने तो ये पता चलता है कि ये लोग बकायदा इजराइल से प्रशिक्षण लेकर के आए हैं। इन आतंकी घटनाओं का जो मास्टरमाइंड है वो मास्टरमाइंड विकास दुबे बताया जा रहा है कि विकास दुबे इन आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड है और उसी ने ये सारी की सारी घटनाएं कराई हैं। ये बड़ा दुखद है, ये प्रदेश के लिए बड़ी दुखद स्थिति है। इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हो गई हो, इसके बावजूद पता नहीं क्यों उसको ये कहा जा रहा है, आतंकवादी घटनाओं को कैसे कहा जा सकता है कि वो अपराधी की घटनाएं हैं, जबकि वहां AK-47 यूज हुआ है। अब कुछ खबरों की माने तो AK-56 भी यूज हुआ है। ऐसी स्थिति में 8 पुलिस वाले जहां शहीद हो गए हों, 7 पुलिस वाले जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हों, ऐसी स्थिति में जहां जो इंजर्ड हैं वो हॉस्पिटल में इंजर्ड होने के बाद वो रिजेंसी हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं 7 पुलिस कर्मियों। इसका मतलब करीब करीब 15 पुलिस कर्मियों पे पूरी तरह से अचूक निशाने से इन आतंकवादियों ने अटैक किया था। इसी पे हम अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने अतिथियों का आप सभी से परिचय करा दें। हमारे बीच में यूनुस मोहानी साहब हैं, जो मौलाना हजरत मोहानी साहब के वंशज हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जो हजरत मोहानी साहब का नाम, हजरत मोहानी साहब का जो कद रहा है वो किसी से छुपा नहीं रहा है। दूसरे हमारे साथी संतोष भारद्वाज जी हैं, जो सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। और तीसरे हमारे जो गेस्ट हैं वो खुशबू गौतम जी हैं, दूरदर्शन में काफी दिनों तक ये जुड़ी रही हैं। खुशबू और सभी अतिथियों का दर्द भारत में स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं मोहानी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या ये आतंकवादियों ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज कर दिया है क्या
कि हम सरकार को किसी भी कीमत पे नतमस्तक करा करके दम लेंगे। जी मोहानी साहब। देखिए राणे साहब, ये एक बड़ी घटना है, बड़ी दुखद है। हमारी तमाम संवेदनाएं उन शहीद पुलिसकर्मियों के साथ हैं जिन्होंने बड़ी वीरता और शौर्यता के साथ में अपने प्राणों की आहुति दी। हम यहाँ पे आपसे, जो आपने प्रश्न किया है कि क्या स्लीपिंग सेल्स जो हैं वो बन रही, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि देखिए हमारा आतंकवाद को लेके जो दृष्टिकोण है वो बड़ा संकीर्ण है। हम आतंकवादी सिर्फ एक धर्म विशेष के या एक नाम विशेष के लोगों को कहना पसंद करते हैं, जो गलत है। आतंक का मतलब है जिस चीज से दहशत पैदा हो। ये इस तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ है जो कानपुर में हुआ है कि किसी ने किसी व्यक्ति का गला रेत दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी। ये एक अत्याधुनिक हथियारों से लैस लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। अगर यही ये कश्मीर में हुआ होता तो इसे आप आतंकवादी हमला कहते, ये असम में हुआ होता तो ये अलगाववादी हमला होता, और अगर ये झारखंड या छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में या तेलंगाना में होता तो हम इसे नक्सलवादी हमला कहते। लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश में हुआ है और राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर दूर हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि अपराधियों ने हमला कर दिया। देखिए ये जो विचार है, ये जो सोच है, हमें इसे बदलना पड़ेगा। हमें यदि इस देश को बचाना है, इस अपराध की प्रवृत्ति को रोकना है, तो क्राइम को उसी नजरिए से देखना होगा हर तरफ। अगर अखंड भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक देश एक राशन कार्ड। बहुत अच्छा है कि एक देश एक टैक्स। तो जब एक अपराध एक सजा, एक अपराध एक जैसी धारणा, अगर मारने वाला किसी धन विशेष से है तो भी आतंकी है, अगर मारने वाला किसी दूसरे धन विशेष से है तो भी आतंकी है। घटना आतंकी ही कहलाई जानी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला विरोध तो उन लोगों से है जो समाचार चैनलों के नाम पर सोप ओपेरा चला रहे हैं। उनके यहाँ एक धारावाहिक चल रहा है और उसमें एक एजेंडा है। आपने देखा होगा कि जब सोशल मीडिया के पे जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक सीरीज चलना शुरू हुई विकास दुबे को लेकर। हालांकि उसमें कई गलत फोटो भी लाए गए। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जिस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है वो व्यक्ति नहीं है, जो यहाँ पे आतंकवादी हमला जिसने किया वो व्यक्ति नहीं है। इस तरह का जब काम शुरू हुआ तो उसी वक्त प्रयागराज में भी एक ही परिवार के 4 ब्राह्मण लोगों की हत्या कर दी गई है। तो वो उस खबर को उसके साथ में पैरेलल लेके उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ये जो हमारी टेंडेंसी है, ये जो हमारा विचार है, ये इस देश के लिए घातक है। ये हमारे प्राणों पर हमला है, ये हमला हमारे देश की अस्मिता पर है, ये हमला हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर है। और जब पुलिसिंग देखिए, यहाँ पे जहाँ हमारी सारी संवेदनाएं पुलिस के साथ में है, लेकिन पुलिस का एक वो चेहरा भी हम नहीं भूलते हैं कि एक महिला अगर अपनी बेटी के साथ में शिकायत करने आई है तो एक ऐसे उसके साथ उसके सामने कैसे निरुस्त होकर जिस तरह की हरकत करता है। या तमिलनाडु जो अभी साउथ इंडिया की जो एक घटना है जिसमें बाप बेटे को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, तो उन बातों को भी ध्यान में रखना होगा। यही पुलिसिंग जो दिल्ली में भी दिखाई दी थी, जिसने एक अलग एजेंडा चलाया था, तो एक वही है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक आतंकी स्लीपर सेल पनप रहे हैं। और आज नहीं, इससे पहले भी जो भी लोग पकड़े गए हैं जासूसी के लिए, वो लोग जो भी थे वो आतंकी ही थे। देवेंद्र सिंह को अगर जमानत मिलती है इस देश में तो इससे हमारा सर शर्म से झुकता है, हमारी न्याय व्यवस्था को शर्मिंदा होना पड़ता है। बस मैं इतना ही जी 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 मोहानी साहब, खुशबू जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि स्पष्ट तौर पे ये लग रहा है जिसके पास AK-47 हो 50-50 पुलिस कर्मियों पे घात लगा करके हमला कर दे, वो अपराधी तो हो नहीं सकता जिसके पास AK-56 हो। और ऐसे लोग निश्चित तौर पे ये स्लीपिंग सेल्स के लोग ही हैं। और ऐसे स्लीपिंग सेल्स के लोग हैं, अगर अपुष्ट खबरें को हम आधार मान लें तो बकायदा इन्होंने इजराइल से ट्रेनिंग ली है।
ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है इस पर हमारा कोई दावा नहीं है, लेकिन ये इसकी जांच अब पुलिस को नहीं करनी चाहिए, इसकी जांच न एटीएस को करनी चाहिए, इसकी जांच बकायदा एनआईए को करनी चाहिए, इसकी जांच बकायदा आईबी को करनी चाहिए कि ये असलहे जो आतंकवादियों के पास पाए जाते हैं, अगर इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? जब सेम चीज है, सेम करेक्टर है, सेम हथियार यूज किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनको अपराधी कैसे कह सकते हैं? अगर अपराधी कहेंगे तो आपके ऊपर ये जरूर लांछन लगेगा कि कहीं आप आतंकवादियों को और स्लीपिंग सेल को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों से ये जरूर अनुरोध है कि ये स्लीपिंग सेल्स के लोग हैं, इनको सजा भी स्लीपिंग सेल्स वाले आतंकवादी वाले ही मिलने चाहिए। खबरों को उधर ही केंद्रित करिए, इनके साथ खड़े होने की कोशिश न करिए, नहीं तो इससे देश की गरिमा, प्रदेश की गरिमा बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। आतंकवाद को किसी भी कीमत पे छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये देश के परिवेश करते हैं। खुशबू जी, आप क्या समझती हैं? क्या आतंकवाद को छूट दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उसके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। और यहाँ पर जो है अब जिस हिसाब से सोचना चाहिए, कुछ समय पहले की ही बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है भी बयान दिया था कि ये भारत और पाकिस्तान है या अदरवाइज और भी कोई भी बॉर्डर है, तो अपने यहाँ से अनाज या ट्रक कुछ भी जाता है तो पूरी छानबीन के साथ उसकी छानबीन होती है कि क्या उसमें सामान जा रहा है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पर एक समझने की बात और होती है कि जब हमारे देश से अनाज या अन्यथा और भी कोई खाद्य पदार्थ सामान बहुत ही चेकिंग और जांच के द्वारा जब है दूसरे देश में जाता है, तो यहाँ पर आतंकी लोग कैसे आ जाते हैं या सीमा में उनका जो है ये कैसे एंट्री कर लेते हैं, कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं अपने देश के अंदर, ये सोचने समझने की बात है। जैसा कि न्यूज में दिखाया जा रहा है और सभी को ज्ञात है, सारी स्थितियां और परिस्थितियों को ध्यान में रख के लगता है कि ये हमला एक सोची समझी रणनीति है, ये एक साजिश है। जिस हिसाब से उनको टारगेट किया गया है, हमारे जो भी पुलिसकर्मी है उनको टारगेट किया गया है, तो उस हिसाब से ये गलत है। उनके ऊपर जानलेवा हमला, ऐसी बहुत चीज है जो कि हालांकि हमारे न्याय व्यवस्था पर है, हमारे समाज पर, और ये हमारी मीडिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ साथ में जैसा कि हमारे यूनिस मोहानी साहब ने कहा कि यहाँ पर यदि कोई हमला होता है, और आखिर सारे हमले ये चुनाव के आसपास ही क्यों होते हैं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। साथ में कोई भी मीडिया अगर कोई खबर उठाती है, यदि उस पर लगता है कि उसको जो है वो कवर नहीं कर पा रही है और उसका सही तरीके से उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ साथ जो है अभी उस खबरों को दबाने का भी प्रयास किया जाता है। जैसा कि अभी संज्ञान में है कि ये कानपुर की घटना के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री जी दौरे पर चले गए हैं, तो वहाँ हमारी मीडिया जो है चीनी का जो भी सिस्टम है वहाँ से कि यहाँ खबरों को जो है घुमाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। तो ये सारे हालात जो है, अब इतना कि हमारा समाज है जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, बौद्धिस्ट वर्ग है, जो भी सामाजिक वर्ग है, जितने भी लोग हैं, तो हालांकि उनसे कोई भी चीज छुपी नहीं है, सभी के संज्ञान में। सभी समझ रहे हैं कि सारे हमले जो है एक नियत समय, नियत टाइमिंग पर, एक निर्धारित समय पर ही होते हैं। जब भी कभी भारत में चुनाव होने वाले होते हैं, छोटी खबरें बड़ी बना दी जाती हैं और जो बड़ी खबरें होती हैं उनका कोई अता पता ही नहीं रहता है। कुल मिलाकर के सत्ता आसीन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर जो है आम आदमी की अपनी कोई पहचान नहीं होती है। हम लोग यदि इस मुद्दे को जी उठाते भी खुशबू हैं, जी, फिर हम लौट कर, खुशबू जी फिर हम आपके पास, खुशबू जी हम फिर आपके पास लौट के आएंगे। संतोष जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि संतोष जी, आप एक चीज तो ये बताएं कि जिस तरह से
अभी बात आ रही थी, निश्चित तौर पे ये स्लीपिंग सेल्स के लोग ही हैं। अगर स्लीपिंग ये आतंकवादी नहीं हैं, तो जहां 50-50 पुलिस वालों को जाकर के अपराधी को पकड़ने की जरूरत पड़े, ऐसा अपराधी छूटा घूम क्यों रहा था, फ्री होकर के आजादी के साथ घूम कैसे रहा था? इसका मतलब दो ही चीज हो सकती है, या तो अपराधियों को कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी वो खुला घूम रहा था, और सरकार का अगर संरक्षण नहीं प्राप्त है तो ये अपराधी घूम नहीं सकते। लेकिन हमें जो लगता है वो ये लगता है कि सरकार का अपराधियों को संरक्षण बिल्कुल नहीं प्राप्त है, ये अपराधी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, इसीलिए सरकार की निगाह से बच गए थे और स्लीपिंग सेल्स के मोड में वो अपना काम कर रहे थे। संतोष जी, आप क्या कहेंगे इस दिशा में? गौतम राणे साहब, सबसे पहले तो मैं जो इस घटनाक्रम में मारे गए हैं 8 पुलिसकर्मी जो सीईओ हैं और सिपाही हैं, उन सभी लोगों को मेरी संवेदना है, उनके परिवार को, उनको ईश्वर ताकत दे इस मुसीबत की घड़ी में लड़ने की। राणे साहब, जो हम लोग आज इस घटनाक्रम पे बात कर रहे हैं, आज इस तरह से जो है इस घटनाक्रम में विकास दुबे के गांव में जब पुलिस दबिश देने जाती है तो उस दौरान 50-50 पुलिसकर्मी जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन आप देखिए ये स्लीपर सेल्स की तरफ आप देखिए, एक पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग लैस हथियार, जो आधुनिक हथियार आज उससे लैस थे, और इन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए। तो यानी जाहिर सी बात है, यह कहीं ना कहीं जो एक आतंकी घटना है। और आप देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यूपी पुलिस क्या कर रहे हैं, मतलब जो यूपी पुलिस में मारे गए लोग हैं या उत्तर प्रदेश जो सरकार है, क्या उनके संरक्षण में ये लोग अभी तक जिंदा थे या अपना काम कर रहे थे स्लीपर सेल्स के रूप में? यानी आप देखें, जब से उत्तर प्रदेश सरकार बनी है यूपी में, जैसे बीजेपी सरकार बनी है यूपी के अंदर, तब से लगातार यूपी सरकार जो है ये इसको रोकने में नाकामयाब रही है। यानी यूपी सरकार बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि हमारे सरकार में हम जीरो क्राइम को जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे ले आएंगे। लेकिन आप देखिए क्या उनका जो वादा है वो कहीं सफल है? पूरी तरह से ये असफल सरकार है। ये लगातार आतंकी घटनाओं को संतोष जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि ये सरकार का संरक्षण दिए गए अपराधी हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि चूंकि जिस तरह से योगी जी सक्रिय हैं और योगी जी ने सक्रियता के साथ काम किया है, उन्होंने अपराध को कंट्रोल कर लिया था, और अगर अपराध को कंट्रोल न किया होता तो आज बहुत अपराध हो रहे होते। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा अपराधी वो छूट नहीं सकता था। इसका मतलब ये है कि अगर वो छूटा है तो वो अपराधी नहीं था, आतंकवादी था, और स्लीपिंग सेल के मोड में काम कर रहा था, जिसकी वजह से सरकार की दृष्टि वहां नहीं पहुंची है। हमारा ये मानना है। मैं इस पे आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो स्लीपिंग सेल के आतंकवादी हैं या अपराधी हैं? बिल्कुल राणे साहब, देखिए यहाँ पे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अभी जांच के दायरे में है कि आतंकवादी हैं या स्लीपिंग सेल के माध्यम से आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे देते हैं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजधानी के मात्र 150 किलोमीटर पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जो पूरे देश में आज एक दहशत का माहौल है। यूपी के अंदर आप देखिए, इन्होंने खुला चैलेंज किया है उत्तर प्रदेश की सरकार को, इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको चैलेंज किया। आप देखिए, आप जो कह रहे हैं कि यूपी सरकार ने बहुत कंट्रोल किया है क्राइम को लेकर के, लेकिन मैं अगर आपको बात करूं, आंकड़ों की बात करूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम का असर है वो आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। आप देखिए पिछले अभी संतोष जी, अब आज की इस डिबेट को हम कानपुर की घटना पे ही केंद्रित करेंगे, और कानपुर की घटना के बारे में ही हम समझना चाहेंगे कि इतना जिसको 50-50 पुलिस वाले जत्था बना करके जाएं, तो इसका मतलब पुलिस वाले भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के ही गए होंगे। उनको बकायदा सूचना मिली होगी कि यहाँ स्लीपिंग सेल के लोग रहते हैं या आतंकवादी लोग रहते हैं। तो इसका मतलब होगा कि इतने 15 पुलिस वाले गंभीर रूप से 8 शहीद हो गए हैं और 7 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो इसका मतलब कि जो पुलिस के पास आधुनिक हथियार थे, उससे भी अत्याधुनिक हथियार उन स्लीपिंग सेल के आतंकवादियों के पास थे, तभी ये घटना हो पाई, नहीं तो नहीं हो पाती। राणे साहब, बिल्कुल आपकी बात, जो जिस तरह से पुलिस
अपनी तैयारी के साथ दल बल के साथ उनको गिरफ्तार करने गई थी या दबिश बना करके उनको जो पकड़ने गई थी, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस सरकार के अंदर जो खुफिया जानकारी थी उसमें कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है। अगर ये जानकारी होती कि जिस तरह से वो लोग भी पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और पुलिस भी अपनी तरह से पूरी सतर्कता बरत करके वहां पे जा रही थी उनको दबिश करने, उनको पकड़ने, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। तो आप देखें जिस तरह से ये घटना हुई है उसको देख करके लगता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, ये इस तरह की चीज जो है लगातार बढ़ रही हैं। जी और जी मुझे तो संतोष जी, फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं। यूनुस साहब, यूनुस मोहानी साहब, हम आपके पास आकर के समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे 8 जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, देवेंद्र कुमार मिश्रा जो सीईओ थे बकायदा बिल्हौर के, वो शहीद हुए हैं। महेश यादव जो यशो बिल्हौर के थे वो शहीद हुए हैं। अनूप कुमार इंचार्ज थे वो शहीद हुए हैं। नेबूलाल सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए हैं। सुल्तान सिंह कांस्टेबल थे वो शहीद हुए हैं। राहुल कांस्टेबल थे वो शहीद हुए हैं। जितेंद्र कांस्टेबल थे वो शहीद हुए हैं और बबलू कांस्टेबल शहीद हुए हैं। अगर इनको सरकार अपराधी मान के करेगी तो इनकी शहादत तो बेकार चली गई, फिर इनको शहीद का दर्जा ही नहीं मिलेगा। और ये देश ये जानना चाहता कि जो इतने बड़े दल बल के साथ पुलिस के साथ गए हैं और उन्होंने अपनी शहादत दी है, और शहादत तभी उनकी मानी जाएगी जब आतंकवादियों को आतंकवादी पूरी तरह से स्वीकार किया जाएगा। अगर इनको आतंकवादी नहीं स्वीकार किया जाएगा तो इन पुलिस वालों की शहादत तो व्यर्थ चली जाएगी। इसका मतलब इनकी शहादत को हम गाली देंगे क्या? प्रदेश के लोग गाली देंगे क्या? आप इस दिशा में क्या सोचते हैं? देखिए, एक बात ये समझिए कि एक ऐसा सच है कि जिसे सच कहना भी झूठ की श्रेणी में आता है, कि कोई भी आतंकवादी या कोई भी अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के पनप नहीं सकता। ये हमारा जो अर्ध लोकतंत्र है उसकी सच्चाई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अर्ध लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें भ्रष्टतम में से भ्रष्ट चुने जाने का एक रिवाज है, बल्कि यूं कहें कि हमारी मजबूरी है। सत्ता की तरफ एक रास्ता ये भी जाता है कि आप अपराधी बन जाएं, उससे उसके जरिए लोगों में अपना भय व्याप्त करें और उस भय के जरिए आप सत्ता शीर्ष तक पहुंच जाएं। इसकी तमाम मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसी भी पद तक, जो राजनीतिक पद हैं, उनको सुशोभित करने के लिए शायद एक ये भी आहरता है कि आप पर कुछ इस तरह के मुकदमे पाए जाने चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जब ये इन्हें अपराधी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, प्रदेश सरकार ने अपराध को खत्म कर दिया, चलिए अच्छी बात है, मुख्यमंत्री महोदय बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। लेकिन यदि वाकई में पुलिस द्वारा वाकई के अपराधियों पर नियंत्रण किया जा रहा था, तो अभी उन्नाव में एक बेटी की हत्या कर दी गई। आज ही प्रयागराज में आपने सुना एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। तो क्या ये अपराध पे लगाम लगा हुआ? क्या ये वैसे ही आतंकवाद की कमर नहीं टूट गई जैसे नोटबंदी से टूटी थी? वैसे ही क्या लगाम लगी है? एक ये प्रश्न है। मुझे कोई शक नहीं है किसी की कार्यप्रणाली पे। यकीनन योगी जी चाहते होंगे। अगर योगी जी उसे चाहते हैं तो फिर या तो उनके माता है तो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और तमगे लेने के लिए उन लोगों के एनकाउंटर कर दिए गए जो जो बेचारे निर्दोष थे। अलीगढ़ की घटना याद होगी आपको, जिनके घर में खाने को नहीं था उन्हें अपराधी बताया गया। जांच चल रही है। जिन लोगों ने उस मुद्दे को उठाया वो लोग भी जेल गए, उन पर मुकदमा लिखे गए। पंकड़ी पाठक के ऊपर हमला किया गया, याद होगा आपको, बहुत पुरानी घटना नहीं। आतंकवाद या अपराध को पनपाने की जिम्मेदारी भी ले रखी है राजनीतिक दलों ने। एक फोटो और वायरल हो रही है प्रदेश के एक मंत्री महोदय के साथ में, उसी शख्स की, और वो फोटो में वो सही व्यक्ति है, जबकि मुख्यमंत्री के साथ जिस व्यक्ति की फोटो वायरल हो रही है वो सही व्यक्ति नहीं है, वो विकास दुबे नहीं है, लेकिन जो मंत्री महोदय के साथ फोटो वायरल हो रही है उसमें वही विकास दुबे है।
जो कुछ न कुछ कहता जरूर है, और इन तस्वीरों से बहुत कुछ बयान होता है। उसी शख्स की एक होल्डिंग की फोटो भी वायरल हो रही है, जब उसने जिला पंचायत का चुनाव अपनी पत्नी को लड़ाया था। उसमें भी उस समय का जो सत्ताधारी दल था उसकी फोटो नजर आ रही है। तो सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी रहा है। यकीनन ये आतंकवादी घटना थी और इसे आतंकवादी घटना ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद की सही परिभाषा आज तक यूनाइटेड नेशन ने भी निर्धारित नहीं की है कि आखिर आतंकवाद हम कहेंगे किसे। मैं जहां तक समझता हूं कि जिस चीज से आपके अंदर डर बैठ जाए उसे दहशतगर्दी कहते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिससे कहीं ना कहीं पुलिस का मनोबल भी टूटा है। यदि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो यकीन मानिए कल 4 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, कोई पुलिस वाला शायद हिम्मत ना कर सके किसी अपराधी को पकड़ने जाने के लिए। कहीं अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे रहेंगे? हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? जब हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों को मारा जा सकता है तो हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल तो ये है, सवाल तो यहाँ है ना, जो बड़े लोग हैं उनके पास तो Z+ सिक्योरिटी है। स्वामी रामदेव जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। बालकृष्ण जी, उनको भी सिक्योरिटी दे रखी गई है। लेकिन गौतम राणे सागर के ऊपर हमला होता होगा तो उनकी रक्षा करने कौन आएगा? सवाल यहाँ पर है। इसलिए प्रदेश की जनता को सवाल करना चाहिए कि, और सिर्फ सवाल सरकारों से नहीं है, सवाल तो इस वक्त मीडिया से भी है, जो अपराधी 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 की रट लगा रखे हुए। AK-57 और AK-47 लेकर चलने वाले लोग यदि अपराधी होते हैं तो फिर आतंकवादी क्या कट्टा लेकर चलते? सवाल तो ये है क्या, या फिर आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर कंधों पे लादे फिरा करते हैं? भैया आतंकवादी किसे कहते हैं? हमने जो तस्वीरें देखी हैं, हम लोगों ने आज तक जो देखा है कि अगर कश्मीर में कुछ लोग पकड़े जाते हैं या कहीं और से कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो कई एक AK-47 और AK-56 राइफल बिछाई जाती हैं, उसके मैगजीन्स बिछाई जाती हैं, कुछ हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, फिर कहा जाता है ये आतंकवादी है। तो जिस व्यक्ति ने फायरिंग की है उन लोगों पर, उसे आतंकवादी कहने में क्यों डर लग रहा है? क्या ये वही मीडिया नहीं है जो घटना होने के तुरंत बाद बताती है कि शत्रु देश से संबंध है इनका? अभी जांच एजेंसी वहां पहुंच नहीं पाती है घटना स्थल पर, हमारी मीडिया में एक टैग लाइन चल रही होती है कि पाकिस्तान से संबंध था इन आतंकवादियों का। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, इस देश में जब संकट का समय है, प्रधानमंत्री महोदय स्वयं लेह में मौजूद हैं, उस समय ऐसे ऐसे दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जी को या उससे पहले रक्षा मंत्री जी को लेह जाना था, उस समय पर इस तरह की घटना इस देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी से मात्र 150 किलोमीटर दूर यदि होती है तो क्या इसका चीन से संबंध नहीं है? क्या इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए? सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि AK-47 कहीं चीन की एजेंसियों ने नहीं दिए हैं। मेरा तो सवाल ये है। जी जी मोहानी साहब, अच्छा सवाल है आपका। और खुशबू जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सही बात है, क्या आतंकवादी का कोई विशेष चेहरा होता है जिसकी वजह से आप पहचान लेते हैं? उसकी नाक अलग होती है, आंख अलग होती है, मुंह अलग होता है, आंख हाथ या पांव अलग होते हैं? आतंकवादी की जो परिभाषा अभी तक बनाई गई हमारे देश में, वो व्यक्ति आतंकवादी है जो दहशत फैलाता हो। जो असलहे हमारे यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उन असलहों का प्रयोग उस आतंक को फैलाने में करता हो। और जो 50-50 पुलिस वाले जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के उनको दबोचने जाएं, उनको भी मौत के घाट उतार दे। अगर ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे किसको आतंकवादी? खुशबू जी। गौतम सर, जैसा कि आतंकवादी की अपनी कोई पहचान नहीं होती और ना तो उसे हम किसी जाति, धर्म या विशेष संप्रदाय से जोड़कर देख सकते हैं। आप भारत का दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि हमारे देश में आतंकवाद की एक नई परिभाषा गढ़ी गई है, एक विशेष समाज को लेकर के और विशेष व्यक्ति को इंगित करके ही हमेशा उसको ही मुख्य धारा में रख करके इस चीज को, उसके ऊपर आतंकवादी का टैग लगाया जाता है।
पुरानी घटनाओं में भी अगर हम गौर करेंगे तो काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे कानून व्यवस्था पर और हमारी सुरक्षा पर उन्होंने जो है कई बार हमला किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार की तरफ से कोई विशेष निगरानी या कोई विशेष कार्य या ऐसा कुछ सुचारू रूप से जो उन्होंने किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। या आगे क्या रणनीति है, कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं हो पा रही है। अब जिस व्यक्ति के हाथ में AK-47 होगी तो जाहिर सी बात है कि वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। हमारे सैनिक जो देश की सीमा पर लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि हाँ, जो बॉर्डर पर रहने वाले हैं वो एक आतंकवादी है या देश के दुश्मन है। लेकिन इन देश के दुश्मनों का क्या, जो हमारे देश के अंदर ही रह करके अंदर ही अंदर इसको खोखला कर रहे हैं। हमारे आपसी सामाजिक सौहार्द को जो है मिटाने की साजिश हो रही है। हम लोग आपस में मिल करके बैठ ना सके, बात ना कर सके। कोई व्यक्ति, हम लोग जब आपस में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है हिंदुस्तान में आज कि हम लोग जब सार्वजनिक जगह पर निकलते हैं या बैठते हैं या वार्तालाप करते हैं तो हर व्यक्ति एक दूसरे को शंका की नजरों से देखता है। ऐसा माहौल कायम कर दिया गया है। तुरंत हमारे दिमाग में विचार आता है कि ये व्यक्ति किस विशेष संप्रदाय से है या इसका कार्य क्षेत्र क्या है। जी अगर आतंकी की परिभाषा की बात करें तो हमारे समाज में आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग जो है कोई भी चीज अगर लेते हैं या मंगाते हैं या कुछ देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे सामने मुख्य यही चीज टारगेट होती है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है या सामने वाला व्यक्ति किस संप्रदाय से है। हम अगर किसी चीज का भुगतान भी करते हैं या कोई चीज हम लोग मंगाते भी हैं, जी खुशबू जी, आपकी खुशबू जी, अब आपकी संकीर्ण आवाज, मानसिकता की जो है, हेलो जी खुशबू जी, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही है। हम फिर लौट के आएंगे, आपसे फिर प्रश्न लेंगे। अभी हम लौट करके चलते हैं। संतोष जी, अभी हम खुशबू जी से समझ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दो चीजें, बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। अगर उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता है तो दो चीजें होगी। एक तो पहली चीज, अगर केवल अपराधी घोषित किया जाए तो पहली चीज तो ये होगी कि ये लगेगा कि ये सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है, अक्षम हो गई है, वो अपराध को कंट्रोल कर ही नहीं सकती है। पहली चीज ये उभर करके आएगी। और दूसरी चीज ये उभर करके आएगी कि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो पुलिस वालों को शहीद नहीं बल्कि सरकार के संरक्षण की वजह से सरकार ने उनकी हत्या कराई है। तो इतना बड़ा आरोप ये मीडिया वाले क्यों सरकार पे डालना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अगर आतंकवादी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए तो कम से कम सरकार को कटघरे में खड़ा करने से वो बच जाएंगे। और सरकार को इस समय कटघरे में खड़ा करना कहीं से उचित नहीं लगता है, क्योंकि वो आतंकवादी घटना तो लखनऊ में भी हो सकती है। केवल सरकार जहां बैठी है वहां से 150 किलोमीटर दूरी नहीं, लेकिन अपराध अगर हो तो निश्चित तौर पे अपराध अगर 100-150 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वो शर्मनाक स्थिति है। इसलिए मीडिया वाले ये क्यों कह रहे हैं कि वो अपराधी है, उसको आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे हैं? क्या वो सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं क्या? संतोष जी। राणे जी, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है। जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को यहाँ पे निशाना साधना चाहूंगा। जो उत्तर प्रदेश की सरकार बात करते है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जो नीतियों की बात करती है, आज कहीं न कहीं उस नीतियों की पोल खुल गई है। आप देखिए जिस तरह से ये घटनाक्रम हुई है, घटनाक्रम ये हुआ है, इसमें आप देखिए कि सरकार में या मीडिया में जिस तरह दिखाया जा रहा है, कहीं भी इसका जिक्र आतंकवादी के रूप में नहीं किया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं, जिनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी शहादत बेकार ना जाए, इसलिए मुझे लगता है कि इनको आतंकवादी जो घटना हुई है, इसे आतंकवादी घटना कहना ही चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं। और देश की आजादी के बाद इस तरह की घटनाएं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आतंकवाद आज
पूरी दुनिया के लिए एक नासूर बन चुका है आतंकवाद। तो आतंकवाद को मिल करके पूरी दुनिया को लड़ना होगा। और जिस तरह से यूपी के अंदर एक घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियों पर और उत्तर प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया बिल्कुल सही कर रही है। आप देखिए, ये आज ये पहली घटना नहीं है जिस तरह से यूपी के अंदर हुई है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं इस तरह की होती रही हैं, लेकिन ये जिस तरह की घटना हुई है यह बिल्कुल आतंकवादी घटना है। लेकिन इस पे उत्तर प्रदेश की सरकार पे भी सवालिया निशाने खड़े होते हैं, जो निशान लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल है। यूपी के अंदर में जंगल राज कायम है पूरी तरह से। राणे साहब, जिस तरह से जो है ये घटना हुई है, इस पे नो डाउट ये आतंकवाद घटना होनी चाहिए और इसको कहना भी चाहिए। जी जी जी, संतोष भारद्वाज जी कह रहे थे। मोहानी साहब आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को समझाना, ये पॉइंट बड़ा ही टेक्निकली फंस गया है, बड़ा क्रिटिकल फंस गया है कि ये मीडिया के जो लोग हैं आखिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश पे क्यों लगे हैं। अगर ये कह रहे हैं वो आतंकवादी घटना है जिसको 50-50 पुलिस वाले जा रहे हैं पकड़ने के लिए, अगर अपराधी है तो पकड़ने के लिए जा रहे थे, और इसके बावजूद वो शहीद हो जा रहे हैं, कुछ लोग घायल होकर वापस आ रहे हैं। तो ये आतंकवादी घटनाओं को केवल अपराधी घोषित करके क्या इस सरकार के खिलाफ मीडिया कोई साजिश रच रही है क्या, मोहानी साहब? देखिए रानी साहब, जैसा मुझे लगता है कि हद से ज्यादा चटकारिता जो होती है वो नुकसानदेह हो जाती है। जैसे ऐसे देसी घी खाना बड़ा अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। गाय का देसी घी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो पेट खराब हो जाता है। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है। मीडिया चाह रहा था कि इस घटना को आतंकवादी अगर कह देंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए मतलब कई बार होता है कि लीपा पोती करने के चक्कर में हम कुछ ऐसा ब्लंडर कर बैठते हैं जिससे उल्टा हो जाता है। वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आतंकवादी घटना को आप आपराधिक कार्रवाई बता देते हैं। कुछ इसी तरीके की बयानबाजियां होती रहती हैं, क्योंकि जब मीडिया बचता ही नहीं है, जब जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं वो शून्य हो जाते हैं, तो ऐसे ही देखने को मिलता है कि ये कोई नई चीज नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई नई बात हो रही है। ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक लोग इस पर खुद आवाज बुलंद करना नहीं शुरू कर देंगे। हमें जरूरत है, देखिए मैं यहाँ दो लोगों से एक बात कहूंगा, मैं उन लोगों से भी बात कहूंगा जो समुदाय विशेष के हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड शुरू किया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारे समुदाय से ये व्यक्ति होता तो उसे आप आतंकवादी कहते, लेकिन चूंकि ये हमारे समुदाय से नहीं है इसलिए आप इसे आतंकवादी नहीं कह रहे हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये भी बहुत गलत है, आपको इससे भी बाज आना चाहिए। हमें न्याय की बात करनी, हमें इससे मतलब नहीं कि आप हमें कहते या नहीं कहते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो है आप उसे कहिए, जो भी हो। देवेंद्र सिंह को आप देवेंद्र सिंह जी ना कहिए, आप देवेंद्र सिंह को आतंकवादी देवेंद्र सिंह कहिए, और आपको कहना पड़ेगा यदि अफजल गुरु आतंकवादी है तो देवेंद्र सिंह भी उन्हीं आतंकवादियों को लेकर आ रहा था। न्यायालय ने जमानत दे दी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि आतंकवादियों को को अपने साथ दिल्ली घुमाने ले जाने वाला यदि संसद भवन पर फिर हमला होता तो जिम्मेदार कौन? क्या ये देवेंद्र सिंह आतंकवादी नहीं कहलाएगा? सवाल यहाँ है, न्याय की बात कीजिए। हमें न्याय चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं कि इनको कहते हैं उनको नहीं कहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। जो आतंकवादी है बिल्कुल कहा जाना चाहिए। बुरहान वानी को गोली मारी गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार दी गई। हमारे भारत के न्यायालय ने याकूब मेमन को फांसी दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दी गई फांसी। आपने न्यायालय ने पाया कि वो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, उन्हें फांसी दे दी गई। तो जो भी व्यक्ति देश के विरुद्ध कार्य करे उसे आपको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हमारे यहाँ निषिद्ध है कि 47 लेना, वो राइफल आपको नहीं दी जा सकती, वो लाइसेंस पे आपके नहीं चढ़ सकती। जो व्यक्ति यदि उसको लेके आया है तो यकीनन उसे सीमा पार करके ही मिला है, क्योंकि वो आमतौर पे दुकानों पर नहीं बिकती है, वो या तो आर्मी से चुराई गई है, या ये भी मुमकिन है कि किसी हमारे वीर सैनिक को धोखे से
शहीद करके उसकी राइफलें चुराई गई हों, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो कौन घुसपैठिए हैं जो लोग हमारी सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस देश को इन लोगों से नुकसान है, इस देश को इस तरह की मीडिया से नुकसान है, इस देश को इस तरह के राजनेताओं से नुकसान है। यकीनन विफल हुई है सरकार, बिल्कुल विफल हुई है सरकार कि अभी तक वो व्यक्ति पकड़ना तो दूर है, आप तो इनकाउंटर कर देते हैं। आपके यहाँ तो बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, कहाँ गए वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट? क्या उनकी राइफल्स में, या वो उसी तरह के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो कहते हैं ठाए ठाए गन्ने के खेत में, क्योंकि उनकी राइफल नहीं चलती है, वो ठाए ठाए चिल्ला के आतंकवादियों को मार देते हैं। ये कोरोना की थाली और दिए हैं क्या? आप आतंकवादियों को भी थाली बजा के मारना चाहते हैं या ताली बजा कर मारना चाहते हैं? क्या मजाक है? ऐसे सुरक्षा होगी? ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला है। इस तरह के कहीं भी स्लीपिंग सेल्स हो, व्यक्ति किसी धर्म, क्योंकि किसी कोई धर्म हो ही नहीं सकता, जो भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराध में मुलव्विस है, जो बेगुनाहों के खून से होली खेलना चाहता है, वो किसी भी धर्म का उपासक नहीं हो सकता। वो व्यक्ति अधर्मी ही होगा, वो व्यक्ति मानव नहीं हो सकता, वो दानव ही होगा। और किसी भी हैवान को यदि आप आतंकी नहीं कहते हैं तो या तो आप मानसिक रूप से आतंकी हैं या फिर आपकी सोच आतंकी। जी मोहानी साहब, खुशबू जी आपके पास आ रहे हैं और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको मीडिया वाले ये कहते कि ये आतंकवादी घटना है, तो ये है कि इंटेलिजेंस फेलियर होता रहता है, हो जाता है, इंटेलिजेंस फेलियर मान लिया जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये आपराधिक घटना है, आतंकवादी घटना नहीं है। तो जिससे स्पष्ट लगता है, क्या मीडिया वाले उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से किसी बात पे इतने नाराज हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और आतंकवादी घटना को आपराधिक घटना नाम दे करके उत्तर प्रदेश के मुखिया को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? क्या इसमें ये मीडिया वाले सफल हो पाएंगे क्या खुशबू जी? गौतम सर, जैसा कि हमारे भी मोहानी भाईजान ने बताया कि जो अपराधी है या आतंकवादी है तो उसको अपराधी ही बोलना चाहिए, आतंकवादी ही इंगित करना चाहिए। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, अभी हमारी जो सरकार है या जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, यहाँ पर हम किससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हम अगर न्याय की उम्मीद करें भी तो किससे करें? हम उस प्रशासन से करें जो जिस प्रशासन की आज ये हम लोगों ने हालत देखी है न्यायिक व्यवस्था की। अगर ये घटना कहीं और या किसी और क्षेत्र में हुई होती या किसी विशेष लोगों का हाथ होता तो शायद आधे घंटे के अंदर ही इनकाउंटर और सारी चीजें क्लियर हो जाती, सारी रिपोर्टें भी क्लियर हो जाती। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, सभी के संज्ञान में है। हमारी जो महिला है, हमारी जो सफूरा जरगर जी है, एक सोचने वाली बात है, क्या वो जो दिल्ली में कर रही थी, उनके ऊपर जिस हिसाब से निशाना रखा गया है ना, उनको भी देशद्रोही और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते नामों से ही उनको नवाजा जा रहा है। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि महिला जो कि प्रेग्नेंट है और वो सार्वजनिक जगह पर बैठ करके अपने हक के लिए आवाज उठाती है या बात करती है, तो उसको देशद्रोही क्यों बोला जाता है? एक सोचने वाली बात है। हम इस शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद करें भी तो कैसे, जो रातों रात हमें हक की आवाज उठाने के लिए हमें मारने पीटने के लिए पहुंच जाती है, या हमें जेल में डालने के लिए पहुंच जाती है, या हमें नए नए नामों से नवाजने के लिए पहुंच जाती है। इसमें मीडिया का भी हाथ है। क्या मीडिया को ये जानकारी नहीं? सब जानकारी है। मीडिया के लोग ये चीज अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं, और हालांकि जो हक की आवाज उठा रहा है तो उसको निशाना भी बनाया जा रहा है। तो जी हर जी आम जी खुशबू जी, फिर आपके पास लौट के आने की कोशिश करेंगे।
मोहनी साहब, एक पंच लाइन आपसे लेना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि मीडिया वास्तव में इस आतंकवादी घटना को जो आपराधिक घटना घोषित करने में लगी है, क्या इतना उत्तर प्रदेश सरकार से खार खा बैठी है, उसको मजा चिखाने के लिए घटना को दिशा ही बदल दे रही क्या मोहनी साहब? मुमकिन है, इसकी भी संभावना हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर उड़ती हुई खबरें अक्सर आ जाती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से कुछ रार है। कहीं ना कहीं योगी जी, क्योंकि मोदी जी का जो मतलब जो एज फैक्टर है, उस हिसाब से रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अगर ऐसा कोई संशोधन नहीं होता है, जैसे रशिया में हो गया है कि अगले 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही राष्ट्रपति रहेंगे, इस तरह का कोई संशोधन नहीं होता है, तो संभावना है कि उनको रिटायरमेंट लेना पड़े और उनकी जगह पे कोई नया हृदय सम्राट हो, और उसकी दौड़ में सबसे आगे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी दिखाई देते हैं। तो मुमकिन है कि उनके जो खिलाफ लोग होंगे या जो उनसे ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग होंगे, वो भी कुछ ना कुछ चाह रहे हो अंदर खाने, और वो ये बैठकर गेम कर रहे हो। ये इसकी संभावना है, किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो दौर है, और राजनीति में तो सभी कुछ संभव है। जो दोस्त नजर आते हैं वो दुश्मन भी होते हैं। कब कौन पाला बदल के कहाँ मंत्री बन जाए, क्योंकि यही हालात हैं कि कल आदि कांग्रेस ने शपथ ली है मध्य प्रदेश ने, आपने देखा ही होगा कि पता नहीं लग रहा था ये कि बीजेपी कांग्रेस है या कांग्रेस बीजेपी है, कौन शपथ ले रहा है, किसका मंत्रिमंडल है। इसी तरह से होता रहता है, तो ये मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अब मीडिया को अपने अंदर चिंतन करना चाहिए। लोग बहुत तेजी के साथ न्यूज चैनल से शिफ्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत समाचार देखा करते थे, अलग अलग चैनल्स को बदल के आज हालात ये हो गए हैं कि या तो हम इंटरनेशनल मीडिया को सुनते हैं या फिर कार्टून नेटवर्क देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम इस तरह की बोगस बातों को सुनने से बेहतर समझते हैं कि किसी बेहतरीन कार्टून को देख के कम से कम अपने दिमाग को खुश रख सकें और इस गलत बातों से बचे रहें। तो ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोग कार्टून को तरजीह दे रहे हैं एक चीखने चिल्लाने वाले एंकर से। जी जी तो उसे जी समझना चाहिए। जी जी मोहानी साहब, ये समझने की जरूरत है जो मीडिया की भूमिका अभी शुरू हुई है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना को लेकर के जो मीडिया की भूमिका शुरू हुई है, उसको बड़े दूरगामी परिणाम के हिसाब से देखा जाना चाहिए, दूरदर्शिता के हिसाब से देखा जाना चाहिए। जो भयंकर एक आतंकवादी घटना हुई है, दहला दिया गया है, पूरा सहमा सहमा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो सहम गया है उस आतंकवादी घटना से, पूरा दहल गया है, कानपुर तो दहल गया है। पुलिस महकमे में पूरी तरह से डर व्याप्त हो गया है, भयभीत हो गए हैं। उनको अब ये लगने लगा कि पता नहीं कब कौन सा स्लीपिंग सेल से उसकी मुलाकात हो जाएगी, और वो घर जाने की बजाय कहीं और चले जाएंगे, कहीं और दुनिया में चले जाएंगे। इसलिए ये जरूरत इस बात की है, जो 8 लोग हमारे शहीद हैं उनको शहीद रहने दीजिए, और वो शहीद तभी रह पाएंगे जब इस वास्तविक घटना को, आतंकवादी घटना ही करार दी जाएगी। अगर इसको किसी तरह से अपराधी घटना घोषित करने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से असफल मुख्यमंत्री घोषित करने की कोशिश है। कहीं इस रणनीति में तो नहीं, आतंकवादी घटना को पूरी तरह से एक मुख्यमंत्री को बदनाम करने के चक्कर में, एक मुख्यमंत्री को असफल घोषित करने के चक्कर में मीडिया ये 8 शहीदों को और घायलों को भी पूरी तरह से लज्जित कर रही है, अपमानित कर रही है, उनकी शहादत को गाली दे रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस शहादत को गाली देने की छूट किसी को भी नहीं दे सकती। जितने लोग शहीद हुए हैं उनके हर परिवार, उनको 1-1 करोड़ का ये प्रदेश सरकार मुआवजा देने पे विचार करे,
उनके परिवार को नौकरी देने पे विचार करे और उनको शहीद घोषित करने पे विचार करे। एक शहीद को जो सुविधाएं उपलब्ध होती है वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के सामने चुनौती है कि जो मीडिया के लोग उसे बदनाम करने के लिए इसको अपराधी घटना घोषित कर रहे हैं, अपराधी घटना घोषित करके वो उसको सरकार को संरक्षण करता है, उसको संरक्षण दाता बता रहे हैं, संरक्षक बता रहे हैं। ऐसे मीडिया पे भी लगाम लगाने के लिए इस सरकार को इस घटना की जांच एनआईए से करानी चाहिए, आईबी से करानी चाहिए। और इससे एनआईए और आईबी से ही जांच कराने के बाद सबसे पहले तो उन्हें शहीद घोषित करना चाहिए और इस घटना को आतंकवादी घटना घोषित करना चाहिए और इस तरह के स्लीपिंग सेल को आतंकवादी स्लीपिंग सेल घोषित करना चाहिए। और जो मास्टरमाइंड है इस आतंकवादी घटनाओं का, जो मास्टरमाइंड विकास दुबे है, वो आतंकवादी है। अगर उसके पास AK-47 आया है तो AK-47 इंडिया में नहीं बनता है, AK-47 बाहर बनता है, चेकोस्लोवाकिया से आता है और कोई गवर्नमेंट ही खरीद सकती है, गवर्नमेंट के अलावा कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। ये प्रतिबंध है। अगर उसके पास आए हैं तो निश्चित तौर पे ये या तो उसने हमारे देश के किसी बहादुर सैनिक का सिपाही को जिसको AK-47 दी गई हो उसकी हत्या करके उसने उस हथियार को AK-47 को हथियाया है, या मिलिट्री के किसी हमारे जवान को शहीद करके हथियाया है। ये बड़ी विषम स्थिति है। ये पूरे प्रदेश को कटघरे में ही नहीं खड़ा करती, चुनौती देती है। इसलिए सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए, ये जो आतंकवादी घटना है और ये जो स्लीपिंग सेल्स के लोग हैं उनको आतंकवादी घोषित करे और स्लीपिंग सेल्स जो इस तरह से पूरे प्रदेश में जहां जहां चल रहे हो उसको पूरी तरह से नैप करने की कोशिश करे, उसे खत्म करने की कोशिश करे। और मीडिया के लोग जो जुबान से अपनी भाषा से आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ फिर अगले कार्यक्रम में हम आपसे मिलेंगे। आप सभी दर्शकों का दर्द भारत में, यही तो दर्द है भारत का कि जिसका जो दर्द है वो दर्द बयान नहीं किया जा रहा। कौन जालिम है, यहाँ जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। आज ये अखबार आतंकवादियों को अपराधी तय करने जा रहा है, ये आपको तय करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के कार्यक्रम के साथ, देश के रंग में रंगते हुए कार्यक्रम के साथ और देश के दर्द के साथ, देश के दुख के साथ, देश की पीड़ा के साथ उसका समाधान ढूंढने फिर आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।